जय हिंद दोस्तों। आज स्वागत है आपके चैनल यस के सर शिक्षारत में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में, क्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिया के रूप क्या हैं, किस किस प्रकार से रचना के आधार पर क्रिया कितनी है, और सारी क्रियाओं के सामान्य क्रियाओं के बारे में भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। यानी क्रिया का पूरा जो है विश्लेषण इसी वीडियो में होने वाला है। दोस्तों अगर आज तक आपने क्रिया नहीं पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो के बाद शायद फिर से आपको क्रिया पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए दोस्तों, क्रिया का अर्थ है करना, यानी क्रिया का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को करना। ठीक है, क्रिया का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को करना। ठीक है, किसी कार्य का करना या करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। यानी वाक्य में ऐसा लग रहा हो कि कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो कार्य जब हो रहा है उस कार्य होने के क्रम को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी कार्य का होना या पाया जाना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया संस्कृत के मूल धातु से बना हुआ है। संस्कृत के मूल धातु में ना जुड़ने से क्रिया बनता है। जैसे हमने कहा चल में ना जोड़ दिया हमने चलना हो गया। लिख में ना जोड़ दिया लिखना हो गया। पढ़ में ना जोड़ दिया पढ़ना हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्रिया का अर्थ तो आपने देख लिया, किसी कार्य का होना या पाया जाना या किया जाना। कोई जहाँ कार्य हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है। राम पढ़ता है तो पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर एक क्रिया पाई जा रही है कि राम क्या है? राम जो है पढ़ता है। राम का पढ़ना एक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, राम का पढ़ना क्या है? तो राम का पढ़ना एक क्रिया है। आइए आगे है आपका, यहाँ पे देखिए कि मोहन गाना गाता है। तो यहाँ पे मोहन जो है गाना गाता है। गाना एक प्रकार की क्रिया है। तो इसमें क्रिया क्या है? गाना। ठीक है, गाना गाता है यानी गाता है, यानी गाने की क्रिया ये क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है, अब क्या है? बच्चे हंसते हैं। हंसना एक क्रिया है, हंसते हैं। ठीक है, लड़का सोता है। सोना एक क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से अध्यापक पढ़ाता है तो पढ़ाना एक, पढ़ में ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो पढ़ाना हो जाता है। तो ये एक प्रकार की क्रिया है। जब किसी वाक्य में ऐसा लगे कार्य का होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? आपका क्रिया होती है। तो देखिए राम पढ़ता में पढ़ना क्रिया है। रोहन गाता है तो रोहन गाना गाता है तो गाना क्रिया है। ठीक है, बच्चे हंसते हैं, हंसना एक क्रिया है। लड़का सोता है तो सोना जो है क्रिया है। अध्यापक पढ़ाता है तो पढ़ाना एक क्रिया है। ठीक है, जैसे हमने आपको अभी बताया कि मूल धातु में ना जोड़ने से, ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हंस क्या है? हंस आपका एक मूल धातु है और इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? हंसना हो गया। वैसे रो में ना जोड़ दिया गया रोना हो गया। ठीक है, खा में ना जोड़ दिया गया खाना हो गया। चल में ना जोड़ दिया गया चलना हो गया। लिख में ना जोड़ दिया गया लिखना हो गया। तो इस प्रकार से मूल जो संस्कृत के जो मूल धातु हैं उन मूल धातुओं को क्या करना है? उसमें ना प्रत्यय जोड़ने से, प्रत्यय कहाँ लगता है? तो पीछे लगता है। आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे भली बात कि प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है? तो पीछे लगाया जाता है। कहाँ? शब्दांश के पीछे लगाया जाता है ताकि अर्थ को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मूल धातु है। हंस, रो, खा, चल और लिख, ये सब क्या है? जो है संस्कृत के मूल धातु हैं और इन मूल धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ करके जो है क्रिया बनाई गई है। जैसे लिख में लिखना, चल में चलना। ठीक है, खा में ना जोड़ के खाना बना दिया गया, रो में रोना बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से।
अब समझिए धातु क्या होता है। सबसे पहली बात कि धातु क्या है, तो धातु वह शब्दांश या शब्द है जिसमें क्रिया निर्मित होती है। धातु क्या है, धातु वह शब्दांश होता है जिसमें एक क्रिया जो है निहित होती है। अब वो क्रिया किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है, सकर्मक हो सकती है, अकर्मक हो सकती है, सहायक क्रिया हो सकती है, ठीक है, और बहुत सारी प्रेरणार्थक क्रियाएं हो सकती हैं। तो अलग अलग प्रकार से क्रियाएं हो सकती हैं। उन सारी क्रियाओं को हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म निहित होता है, यानी कर्ता का प्रभाव सीधे कर्म पे जहाँ पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। और दूसरा जो है अकर्मक क्रिया जहाँ कर्ता का सीधा प्रभाव जो है कर्म पे नहीं पड़ता है, कर्ता का जो है क्रिया का सीधा प्रभाव कहाँ कर्ता पे सीधे सीधे अगर पड़ जाता है तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। और जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पे पड़ता है तो वहाँ पे कर्म क्रिया हो जाती है। जैसे देखिए अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं होती हैं। पहला हमारा है अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, यानी इसमें कर्ता प्रमुख होता है और कौन या क्या का प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर यहाँ पे मिल जाता है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, चाहे कौन या क्या का उत्तर जब प्रश्न करते हैं क्रिया से तो वहाँ पे उत्तर दिया जाता है। अभी हम बताएंगे कैसे उत्तर निकाला जाता है, ये चीज़ें भी। सबसे पहले समझिए अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया का मतलब ही हो गया बिना कर्म का, अकर्मक, जिसमें कर्म ही ना हो, यानी जहाँ पे जो क्रिया है क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो। सीधा संबंध इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कर्ता प्रमुख होता है। सीधा संबंध किससे हो, कर्ता से, यानी कर्ता धर्ता सेम कौन हो, मेन जो उसका उद्देश्य है, ठीक है, सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए कर्ता पर सीधा उसका संपर्क पड़े, उसमें कर्म से मतलब नहीं, यानी ये बिना कर्म के होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। यानी जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, और जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। कर्म के अनुसार जाएगा तो सकर्मक का अर्थ ही होता है कर्म के साथ, अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म के, यानी जहाँ पे कर्म नहीं होगा, यानी क्रिया जब कर्म ही नहीं होगा तो क्रिया किसके अनुसार होगी, तो आप कहेंगे क्रिया जो है हमारी क्रिया हो जाएगी कर्ता के अनुसार। अगर वहीं पे अगर आपका कर्म है तो वहाँ पे कर्ता की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पे जो है जब क्रिया क्या होगी कर्म के अनुसार होगी तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। देखिए प्रमुख इसमें क्या होता है, पर कर्ता इसमें प्रमुख होता है। कौन या क्या उत्तर, ये आपको बताना है कि सीमा दौड़ती है, ठीक है। कौन दौड़ती है, सीमा दौड़ती है। कौन दौड़ती है, तो सीमा दौड़ती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चा खेलता है, कौन खेलता है, बच्चा खेलता है। क्या खेलता है, ये नहीं पता। अगर जब क्या का भी जब उत्तर मिलने लगता तो किस में चला जाता है, वो आपका एक जो है आपका सकर्मक में चला जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे कुत्ता भौंकता है, ठीक है, तो भौंकना एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। कोयल कूकती है, ये भी एक अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या और कौन, देखिए कौन का उत्तर तो मिलेगा कि दौड़ता है। कौन दौड़ता है, तो सीमा दौड़ती है, तो सीमा दौड़ती, तो कौन दौड़ती सीमा, लेकिन क्या का उत्तर नहीं मिला। जब दोनों का उत्तर मिलने लगेगा तो सकर्मक हो जाएगी, लेकिन जब कौन का सिर्फ उत्तर मिले तो वहाँ पे क्या होती है, क्रिया अकर्मक। जैसे कौन दौड़ रहा है, सीमा दौड़े, क्या दौड़ती है, पता नहीं, दौड़ नहीं दौड़ती है, दौड़ना एक क्रिया है, ठीक है। बच्चा खेलता है, तो कौन खेलता है, बच्चा खेलता है, लेकिन क्या खेलता है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। जब क्या का उत्तर नहीं मिल पाता है, सिर्फ कौन का उत्तर मिलता है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। क्या खेलता है पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, ठीक है, तो भौंकता, क्या भौंकता है, पता नहीं क्या भौंकता है। यहाँ पे भी कर्म नहीं है, यहाँ पे भी कुत्ता भौंकता। सीधा संबंध किससे है इसमें, क्रिया का, क्रिया यानी भौंकना किससे संबंध है, तो कुत्ते से, तो भौंकना जो है सीधा संबंध किससे बरसा रहा है, कर्ता से। वहीं भी कोयल कूकती है, तो कूकना, कौन कूकता है,
कोयल, तो सीधा संबंध क्रिया, कूकना एक प्रकार की क्रिया है, तो ये जो है क्रिया का जो संबंध है सीधे सीधे कर्ता से है। यहाँ भी खेलना क्रिया है, बच्चे से संबंध सीधे कर्ता से हो गया। दौड़ना एक क्रिया है, सीमा से यानी कर्ता से संबंध। भौंकना एक क्रिया है, वो जो है सीधे कर्ता से संबंध है। अब यहाँ देखिए, सकर्मक क्रिया कर्म प्रधान होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म। सकर्मक यानी कर्म के साथ, जहाँ पे कर्म के साथ हो, यानी जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो वहाँ पे हमारा सकर्मक होता है। जैसे सकर्मक में आप देख पा रहे होंगे कर्म प्रधान होता है। इसमें क्या का उत्तर मिलता है? क्या और कौन, दोनों का उत्तर। देखिए यहाँ पे मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो ये पुस्तक जो है ये आपका कर्म है। मोहन का ये पुस्तक क्या है आपका? तो मोहन आप कहेंगे पुस्तक इसका कर्म है, ठीक है। अच्छा, कर्ता क्या होगा? कौन पढ़ता है? तो मोहन पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? कर्ता। मोहन क्या हो जाएगा? आपका कर्ता हो जाएगा। मोहन करता है, लेकिन ये आपका क्या है? पुस्तक आपका कर्म है। उसी प्रकार से रमेश गाना गाता है। क्या गाता है? गाना। गाना, ठीक है। क्या गाता है? गाना। क्या का उत्तर मिल रहा है? तो हाँ, गाना। तो ये क्या है? आपका सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है। ये क्या है? आपका कर्म है। यहाँ पे वह पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र। यहाँ भी आपका ये कर्म है, ठीक है। कृष्णा बांसुरी बजाता है। क्या बजाता है? बांसुरी। बांसुरी बजाना एक क्रिया है। क्रिया से प्रश्न पूछिए। बजाता है क्या? बांसुरी। गाना गाता, गाना एक क्रिया है, तो गाता है, क्या गाता है? गाना, ठीक है। यहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। तो क्या का उत्तर मिल पा रहा है? तो जब क्या का उत्तर मिल जाए, जब क्या का उत्तर करने पे मिल जाता है तो हमारी क्या होती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। लेकिन जब क्या का उत्तर नहीं मिलता है, सिर्फ कौन का उत्तर मिलता है, तो वहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया होती है। तो आप समझ गए होंगे सकर्मक अकर्मक दोनों चीज़ें, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, सकर्मक और अकर्मक। देखिए, अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है, अकर्मक बिना कर्म के। जब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है, और जब क्रिया कर्म के अनुसार हो वहाँ पर क्या जो है सकर्मक क्रिया हो जाती है। बस इतना आपको याद रखना है कि सकर्मक में क्या से का उत्तर मिलता है और अकर्मक में कौन का उत्तर मिलता है। चलिए, एक कर्मक क्रिया आगे पूछता है, एक कर्मक क्रिया क्या होती है? तो जब क्रिया में एक स्थान जब क्रिया के साथ एक कर्म हो। एक कर्मक क्रिया का मतलब क्या है? जब क्रिया क्या हो? एक क्रिया हो। जब क्या लगता है कि वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, वहाँ पे होता है एक कर्मक क्रिया। मतलब क्रिया में सिर्फ एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो। जैसे राम फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? तो फुटबॉल। तो यहाँ पे कर्म सिर्फ फुटबॉल है। कर्म क्या है? जहाँ क्या हो, सिर्फ एक कर्मक हो, वहाँ पे ये एक कर्म है, फुटबॉल खेलना। सीमा दाना डालती है। सीमा दाना डालती है। डालना क्या है? क्रिया है। क्रिया से प्रश्न पूछिए, क्या डालती है? दाना। तो दाना क्या है? ये आपका कर्म है, यानी एक कर्म है। और कौन डालता है? कौन डालता है? तो सीमा। तो सीमा क्या हो गई? आपकी कर्ता हो गई, कर्ता। सीमा क्या है? आपकी कर्ता है। यहाँ पे खेलता है। कौन खेलता है? राम। राम आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम कर्ता धर्ता हो गया, ठीक है। राम करता है, लेकिन खेलता है। खेलना क्या है? क्रिया। क्रिया से प्रश्न पूछिए, क्या खेलता है? फुटबॉल। तो ये क्या है? फुटबॉल। क्या का उत्तर मिले? कर्म। कौन का उत्तर मिले? तो कर्ता, ठीक है। राधा खाना पकाती है। तो पकाना एक क्रिया है। क्रिया से प्रश्न पूछिए, क्या पकाती है? खाना पकाती है, ठीक है। तो खाना पकाते, क्या का उत्तर मिल गया, यानी खाना क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है। कौन पकाता है? राधा। तो कौन का जब उत्तर मिला तो राधा क्या हो गई? कर्ता। वैसे रोहन खाना खाता है। तो खाना एक क्रिया है, ठीक है। क्या खाता है? तो खाना खाता है। क्या का उत्तर मिला तो कर्म हो गया। कौन का उत्तर मिला तो कर्ता हो गया। रोहन क्या है? कर्ता है, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे, कर्ता और कर्म में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो आप एक चीज़ समझ, तो 4 वाक्य लिखे गए थे, चारों वाक्यों में एक ही कर्म आपको मिला, इसलिए इसको एक कर्मक कहते हैं।
अब देखिए द्विकर्मक, द्विकर्मक कहे या बहुकर्मक क्रिया, दो या दो से अधिक कर्म हो, ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक कर्म हो जिसमें, इसमें क्या और किसको करके जो है दोनों का उत्तर मिलता है। जैसे राधा पक्षियों को दाना डालती है। अब देखिए क्रिया से प्रश्न कीजिए, क्या क्या डालती है? दाना। दाना क्या है? आपका कर्म है। कर्म आप जानते हैं। किसको डालती है? पक्षियों को, ये भी आपका कर्म है। क्या और किसको, अगर दोनों का उत्तर अलग अलग मिलता है वहाँ द्विकर्मक क्रिया। क्या डालती है? दाना डालती है। किसको डालती है? पक्षियों को डालती है। कौन डालता है? राधा डालती है। तो राधा क्या हो गई? कौन का उत्तर मिला तो कर्ता, ठीक है। क्या का उत्तर मिला तो कर्म, किसको का उत्तर मिला तो दूसरा कर्म, ठीक है। यहाँ कर्म, ये प्रथम कर्म था, ये दूसरा कर्म हो गया। उसी प्रकार से अध्यापक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। अध्यापक, पढ़ाना क्या है? क्रिया है। पढ़ाना क्रिया है। क्या पढ़ाते हैं? तो हिंदी पढ़ाते हैं। तो हिंदी आपकी क्या हो गई? तो आप कहेंगे हिंदी हमारा कर्म हो गया। पहला कर्म हिंदी हो गया कि पढ़ाना क्या है भाई? हिंदी उनका। किसको पढ़ाते हैं? छात्र को पढ़ाते हैं। किसको? छात्र को। तो ये दूसरा वाला कर्म हो गया, ठीक है। ये सेकंड कर्म हो गया। कौन पढ़ाता है? कौन का उत्तर मिला तो कर्ता हो गया। अध्यापक कौन है? कर्ता। अध्यापक करता है, ठीक है। छात्र कर्म है, हिंदी कर्म है, तो द्विकर्मक हुआ। इसमें दो कर्म आ गया। दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 3, 4, 5, तो उसको द्विकर्मक या बहुकर्मक भी बोलते हैं। माता पुत्र को ज्ञान देती है। माता पुत्री को ज्ञान देती है, यानी अपनी बेटी को क्या दे रही है? ज्ञान। देना क्या है? क्रिया है। क्या देती हैं? ज्ञान। एक कर्म ये मिला। किसको देती हैं? पुत्री को। पुत्री, ये दूसरा कर्म मिल गया। ये क्या है? सेकंड कर्म मिल गया, ठीक है। कौन देता है? तो माता। ये माता क्या हो गई? कर्ता। तो ये आपको पता है, माता कर्ता हो गई, पुत्री कर्म है, ज्ञान भी कर्म है, तो दो कर्म इसमें भी मिल गए। अमित राज को फल देता है। तो देना क्या है? क्रिया। क्या देता है? फल, कर्म हो गया। क्या का उत्तर मिला? फल हो गया, ठीक है। किसको देता भैया? तो राज को देता है, राज को। कौन दे रहा है? अमित दे रहा है। अमित क्या है? अमित करता है, ठीक है। राज क्या है? कर्म है, ठीक है। अब ये भी कर्म है, तो ये प्रथम हो गया, ये सेकंड कर्म हो गया, ठीक है। तो आपको एक कर्मक और द्विकर्मक में हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए विशेष क्या है। विशेष बात यह है कि दान, अगर दान दिया जा रहा है, एक कर्मक द्विकर्मक में ही हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ये चीज़ें देख लिया कि यहाँ पर दो कर्म जहाँ पे आ गए वो दो कर्मक हो गया, द्विकर्मक या बहुकर्मक जिसको बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे वाक्य में दो कर्म होने के बावजूद भी वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। ऐसा क्यों? आइए उन चीज़ों को जानते हैं। देखिए विशेष, अगर कहीं दान दिया जा रहा है किसी को, अगर किसी व्यक्ति को वस्तु जो है दान में दी जा रही है, तो वहाँ पर क्या है? क्रिया क्या होगी? एक कर्मक होगी। ये चीज़ जान लीजिए, वहाँ पे द्विकर्मक नहीं होगी, वहाँ पे क्रिया क्या होगी? एक कर्मक होगी। और जो प्रथम कर्म होगा, प्रथम कर्म वो संप्रदान जो होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान ये कारक होता है, संप्रदान कारक, ये क्या हो जाएगा? ये कर्म न हो करके संप्रदान कर्म, पहला जो कर्म है वो संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए रमेश भिखारी को कपड़े देता है। रमेश क्या है? भिखारी को कपड़े देता है। अब देखिए देना क्या है? तो देना एक क्रिया है, देना एक क्रिया है, देना एक क्रिया है। देता है, क्या देता है? कपड़े। ये पहली क्रिया हो गई, पहला कर्म हो गया। क्या का उत्तर मिला? ठीक है। किसको देता है? ये दूसरा कर्म मिल गया। किसको देता है? भिखारी को। भिखारी को दे रहा है। अच्छा एक बात आप हमें बताइए यहाँ पे, लेकिन इस वाक्य में है एक कर्मक क्रिया। अब ये दो कर्मक नहीं है, ये भी जान लीजिए। ये क्या है? ये एक कर्मक है। ये क्रिया क्या है? एक कर्मक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
तो ऐसा ये सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने कहा कि अगर दान दिया जा रहा है तो एक कर्मक क्रिया जो होगी हमेशा, कहीं भी किसी भी वाक्य में अगर ऐसा लगे कि वहाँ पे दान दिया जा रहा है तो दान देने के क्रम में वहाँ पे हमेशा एक कर्मक क्रिया होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे दान, आप दान जब देंगे तो दोबारा लेंगे नहीं, वापस तो ले नहीं सकते, वापस लेने के लिए दान देते नहीं है। यानी जो चीज़ आपसे हमेशा के लिए किसी दूसरे को जब दे दी जाती है तो वहाँ पे एक कर्मक क्रिया होती है, एक कर्म हो जाता है। जैसे रमेश भिखारी को कपड़े देता है तो भिखारी को जो कपड़े दिए गए हैं उसको हमेशा के लिए दान दे दिए गए कि वो भिखारी के पास कपड़ा नहीं था तो कपड़ा उसको दान में दे दिया गया, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, भिखारी जो है कपड़ा। अब इसमें देखिए ये जो पहला जो कर्म है ये क्या हो जाएगा, जो इसका प्रथम कर्म होगा, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, वो संप्रदान हो जाएगा। तो ये पहला जो कर्म है ये क्या हो जाएगा, ये संप्रदान है। संप्रदान मतलब किसको दान दिया जा रहा है, तो भिखारी को दान दिया जा रहा है। यहाँ राम श्याम को 2 रुपए देता है, राम श्याम को 2 रुपए देता है तो देना क्या है, क्रिया है। क्या देता है, 2 रुपया देता है, किसको देता है, श्याम को। तो श्याम क्या है, संप्रदान है, ठीक है, संप्रदान कारक है ये जो है संप्रदान कारक हो गया और ये कर्म हो गया, इसलिए यहाँ पर एक कर्मक हो जाएगा। क्योंकि श्याम को पैसे दिए जा रहे हैं दान में, लेकिन वही कहा गया कि अमन राजा को 10 रुपए उधार देता है तो यहाँ पे द्विकर्मक हो जाएगा। ऐसा क्यों, द्विकर्मक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसा दान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर पैसा उधार दिया जा रहा है और बाद में उससे लिया जाएगा। उधार देने का मतलब ही तो यही हुआ कि उसको दिया गया। जैसे यहाँ पे रमेश भिखारी को कपड़े दे रहा था, अगर हम वहीं पे कह दें कि धोबी को कपड़े दिया गया, ठीक है, धोबी को कपड़े दिया गया, तो यहाँ जब धोबी को जब कपड़ा दिया जाएगा तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो धोबी को जो कपड़ा दिया गया है वो कपड़ा हमेशा के लिए नहीं दिया गया, धोबी को कपड़ा धुलने के लिए दिया जाता है और वो फिर बाद में वो कपड़ा वापस लाता है। इसलिए वहाँ पे जब अगर धोबी को हम कपड़ा देते हैं तो वह जो है हमारा द्विकर्मक क्रिया में आएगा, एक कपड़ा और एक धोबी दोनों द्विकर्मक में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यहाँ देखिए राम श्याम को 2 रुपए देता है तो देने यहाँ दान दे दिया 2 रुपया, लेकिन यहाँ दूसरे वाले वाक्य में कहा गया कि उधार देता है। उधार का मतलब क्या, हम दान नहीं दे रहे हैं, जब आपके पास हो जाएगा आप हमको लौटा दीजिएगा, ये यहाँ पे कहने का अर्थ है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है तो गाय देना क्या है, एक प्रकार का दान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देना क्रिया है, क्या देता है, गाय देता है तो ये कर्म हो गया। किसको देता है भाई, तो ब्राह्मण को देता है, तो ब्राह्मण क्या हो गया, संप्रदान हो गया, क्योंकि भाई इसको दिया जा रहा है, जिसको दिया जाता है वही संप्रदान होता है। संप्रदान को के लिए किसके लिए दिया जा रहा है भैया, तो ब्राह्मण के लिए दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, गाय दिया जा रहा है, ठीक। चलिए, जब वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं तो प्रथम कर्म सजीव यानी गौण हो जाता है, यानी क्रिया क्या हो जाती है, गौण, ठीक है, और बाद वाला यानी दूसरा कर्म निर्जीव हो जाता है और क्रिया क्या हो जाती है, मुख्य क्रिया हो जाती है। क्रिया क्या हो जाती है, मुख्य हो जाती है और यहाँ क्रिया गौण हो जाती है। कब, जब 2 कर्म, वाक्य में 2 कर्म होते हैं तो ज़्यादातर आप ये देखेंगे द्विकर्मक क्रिया में, देखिए जो प्रथम रहेगा वो सजीव रहेगा। देखिए ये द्विकर्मक ये क्रिया जो भी जिसमें 2 कर्म होंगे, ठीक है, जिसमें 2 कर्म होंगे, एक कर्म ना हो जिसमें 2 कर्म हो। जैसे रमेश भिखारी को कपड़े देता है तो यहाँ पर देना दान दिया जा रहा है, एक कर्मक है, तो यहाँ से तो एक कर्मक से कोई मतलब ये नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ द्विकर्मक है कि अमन राजा को 10 रुपए उधार देता है, तो यहाँ पे उधार देना द्विकर्मक है। पहला जो कर्म है यानी राजा जो है, पहला कर्म देखिए सजीव है कि नहीं है, बिल्कुल है, पहला कर्म सजीव है, राजा जी सजीव होते हैं, ठीक है। 10 रुपया उधार दिया गया, ये मुख्य कर्म, मुख्य क्रिया भी है, ठीक है, क्रिया का मुख्य रूप है। और यहाँ पर 10 रुपया क्या है, ये 10 रुपया जो आपका है वो निर्जीव है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ पे ब्राह्मण तो सजीव है लेकिन गाय भी तो सजीव है, यहाँ निर्जीव क्यों नहीं हुआ। तो मेरे भाई ये चीज़ आपको बताया गया है कि जब क्रिया क्या होगी, द्विकर्मक होगी,
तब वहाँ पर जब एक वाक्य में दो कर्म होंगे तब वहाँ पर, यानी दो कर्म होंगे द्विकर्मक हो जाएगी। तो जब द्विकर्मक होगी तब वहाँ पर पहला जो कर्म होगा सजीव होगा। लेकिन ये तो हमारा द्विकर्मक नहीं है, ये तो हमारा एक कर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दान दिया जा रहा है, तो दान दिया जा रहा है तो क्रिया एक कर्मक हो गई। तो जब एक कर्मक हो जाएगी तो वहाँ पे तो ये रूल ही नहीं फॉलो करेगा। ये जो रूल है सजीव और निर्जीव का, ये तो द्विकर्मक के लिए है। बात समझ गए? तो ये मत कहिएगा कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है तो यहाँ पे तो ये रूल नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये रूल तो इसके लिए बना ही नहीं है। ये रूल तो बना है द्विकर्मक के लिए, तो ये तो एक कर्मक है। ठीक है, ये द्विकर्मक ये था। चलिए, हाँ, अगर वही हम कह देते कि धोबी को कपड़े दिए गए, चलिए यहीं पे लिख देते हैं छोटा सा, धोबी को कपड़े दिए गए। अब यहाँ देखिए, देना क्रिया है, क्या दिया गया? कपड़ा। किसको दिया गया? धोबी को। ठीक है, मान लीजिए राम ने, ठीक है, राम ने धोबी को कपड़ा दिया, राम ने धोबी को कपड़ा दिया मान लीजिए दिया। तो देना क्या है? क्रिया है। किसको दिया? क्या दिया? कपड़ा दिया। किसको दिया? धोबी को। किसने दिया? तो राम ने। तो राम कर्ता हो गया। धोबी जो है यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे द्विकर्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपड़ा दान नहीं दिया गया है, वहाँ कपड़ा वापस लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रथम कर्म है ये सजीव है कि नहीं है? बिल्कुल है। दूसरा कर्म जो है वो आपका क्या है? निर्जीव है। समझ गया? चलिए आगे समझते हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। दोस्तों, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में देखिए, टोटल ये जो हो जाते हैं 8 प्रकार के हो जाते हैं। कितने? 8 प्रकार के, टोटल 8 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सभी के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना चीज़ें आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से रिवाइज करेंगे, एकदम जो अब तक पढ़ाया उसको बस 1 मिनट में हम लोग दोहरा लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है क्या? क्रिया का अर्थ होता है करना, यानी कोई काम को करना, किसी कार्य को करना। क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, जहाँ पे वो क्या होती है? क्रिया होती है वहाँ पे। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, रोहन गाना गाता है। ठीक है, यानी जहाँ पर क्रिया आ जाए वहाँ पर किसी वाक्य में ऐसा कार्य क्रिया के होने यानी कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ पर क्रिया हो जाती है। क्रिया जो है संस्कृत के मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया बनती है। जैसे आपने यहाँ देखा, हंस में ना जोड़ दिया गया, हंसना हो गया। रो में ना रोना, खा में ना खाना, चल में ना चलना। ठीक है, पा में ना पाना। ठीक है, खा में ना खाना, इस तरह से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 होती है, एक सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। अकर्मक क्रिया वह होती है, अकर्मक का अर्थ ही होता है बिना कर्म के। यहाँ पर क्या होता है? ऐसे वाक्य हैं जहाँ क्रिया के साथ जो है क्रिया का सीधा संबंध किससे हो? कर्ता से हो। यानी जहाँ पे कर्म नहीं होगा, सीधा संबंध प्रभाव किससे होगा? तो सीधा संबंध हो जाएगा जिसमें कर्ता से, वहाँ हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जब क्रिया कर्म के अनुसार हो जाती है तो वहाँ पर, जब कर्म के अनुसार होगी तो वहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया होगा। ये भी चीज़ हमने पढ़ लिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में या क्रिया में सिर्फ एक कर्म प्रयुक्त होते हैं, वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होती हैं तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। ये चीज़ें भी हम मान लिए। लेकिन अगर वाक्य में द्विक्रिया है, दो कर्म हैं और वहाँ पे 2 कर्म में अगर दान दिया जा रहा है तो वो चीज़ें हमेशा एक कर्मक में आती हैं। ये भी चीज़ हमने पढ़ लिया कि 2 कर्म आएंगे तो द्विकर्मक तो होंगे। 2 कर्म अगर आ गए तो द्विकर्मक है। लेकिन अगर वाक्य में ये देखना होता है कि अगर वाक्य में किसी को दान दिया जा रहा है तो दान देने के क्रम में वो क्रिया जो हो जाती है एक कर्मक हो जाती है, 2 कर्मक नहीं रहती है। यहाँ तक पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। पहला जो प्रकार है सामान्य क्रिया।
सामान्य क्रिया क्या होती है? तो सामान्य क्रिया वह क्रिया होती है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया होगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सोचे हैं ये कि आधे घंटे में लगभग पूरा जो है ये कवर कर लिया जाए क्रिया, फिर दोबारा आपको पढ़नी ना पड़े। सामान्य क्रिया वह होती है जिसमें क्रिया का सामान्य अर्थ प्रतीत होता है। यहाँ पे जहाँ पे कार्य सामान्य रूप से किया जाता है वहाँ सामान्य क्रिया होती है। जैसे बच्चा रोया, ये सामान्य क्रिया है। लड़का हंसा, सामान्य क्रिया है। कुत्ता भौंका, सामान्य क्रिया है। मनीष आया, सामान्य क्रिया है। ठीक है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो अलग अलग क्रियाएं मिल करके एक क्रिया बनाती है या एक कर्म बनाती है, वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त क्रिया होता है। यानी जब दो अलग अलग क्रियाएं मिल करके एक साथ क्रिया करें। जैसे राम ने खाना खा लिया, ठीक है। लेना, खाना लेना, यहाँ खा लिया, ठीक है, खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खाना खाना, ठीक है, ये भी एक प्रकार की खाना एक क्रिया है। खा लेना पूरी तरह से एक भी क्रिया है। वैसे ही रमेश ने पुस्तक रख दी, रखना एक क्रिया है और देना भी एक क्रिया है। जैसे यहाँ पर ये दो प्रकार की क्रिया हो गई। खाना तो भोजन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्म हो गया, यहाँ पर ये क्रिया, दो क्रिया हो गई, रख दी, ठीक है। वैसे पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्या होता, जब एक क्रिया समाप्त होकर के दूसरी क्रिया हम करने लगते हैं तो जो पहले क्रिया हम समाप्त करते हैं उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सतीश खाना खाकर चला गया, चला गया, चलना एक क्रिया है। क्या? खाना खाकर, खाना भी एक क्रिया है। तो पहले सतीश क्या आया? पहले आया, खाना खाया, फिर चला गया, तो जाना भी एक क्रिया हो गई और खाना भी एक क्रिया हो गई। तो यहाँ पे जो है खाना भी एक क्रिया, जाना भी। तो जो खाना खाया है, खाना जो खाया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। ये क्या है? पूर्वकालिक, यानी पहले क्रिया हुई है। राम दूध पीकर सो गया, तो सोना तो एक क्रिया हो गई। क्या? उसके पहले काम किया है पीने का, ठीक है, दूध पीने का, तो पीना एक क्रिया है और सोना एक दूसरी क्रिया। तो ये जो पहले जो क्रिया किया है उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। पहले क्या किया? दूध पिया, तो पीना क्या है? एक क्रिया है। फिर उसके बाद गया सो गया, तो सोना भी एक क्या है? क्रिया है। चलिए अगला जो हमारा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों से मिल करके बने क्रिया को, यानी जहाँ क्या हो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों के संयोग से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लाज, लजाना, शर्म, शर्माना, हाथ हथियाना, ठीक है, इस प्रकार से। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया मूल धातु से बनी होती है। जैसे चल में ता जोड़ दिए, मूल धातु में प्रत्यय जोड़ने से बनती है। चल में ता चलता, चल में ना चलना, ठीक है, लिख में ना लिखना, पढ़ में ना पढ़ना, ठीक है, उठ में ना उड़ना, इस तरह से। अगला है सजाती क्रिया। सजाती क्रिया एक क्रिया जब एक ही क्रिया को, ठीक है, दो रूपों में व्यक्त किया जाए। क्रिया एक ही है, काम एक ही है, लेकिन उसे दो अलग अलग रूपों में जब किया जाता है तो वहाँ पे सजाती क्रिया होती है। जैसे पढ़, पढ़, पढ़ाई और पढ़ी, ठीक है। जैसे हमने कहा पढ़, पढ़ जो है एक, पढ़ एक प्रकार की धातु है, पढ़ एक धातु है, उसमें एक ही क्रिया के दो रूप बनाए जा रहे, पढ़ी और पढ़ाई। लड़ एक मूल धातु हो गया, लड़ाई और लड़ी। चढ़ में चढ़ी और चढ़ाई। जैसे अब इसमें हम एक वाक्य बनाएं कि देखिए ये कहा गया पढ़ी और पढ़ाई। जैसे राम ने बहुत पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं, तो पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं, ठीक है, पढ़ाई भी आ गया और ढी भी आ गया, पढ़ी भी आ गया। तो दोनों चीज़ें जहाँ पर एक ही वाक्य में क्या होती हैं, एक ही क्रिया के लिए दो रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। यहाँ मोहन ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, तो लड़ाई या बहुत सी लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, दोनों एक ही क्रिया के एक ही दो रूप में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे यहाँ कह दिया गया कि कृष्णा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष की चढ़ाइयाँ
चढ़ी, तो चढ़ाई चढ़ी या बहुत पिटाई हुई उसकी, ठीक है, तो चढ़ाई चढ़ी, तो यहाँ पे इस तरह से इसका हो जाता है। चलिए, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य को, किसी वाक्य को पूरा करने के लिए एक सहायता मात्र दिया जाता है, उसका अर्थ से कुछ लेना देना नहीं होता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे रोगी ने दवा पी, पी यहाँ तक और है क्या है? एक प्रकार की सहायक क्रिया, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको वाक्य को पूरा करने के लिए लगाया गया है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। दादी ने कहानी सुनाई है, तो यहाँ पे भी है क्या है? एक सहायक क्रिया है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बहुत अच्छी क्रिया होती है। ये क्रिया ऐसी क्रिया है जो काम स्वयं न किया जाए, किसी दूसरे से करवाया जाए। ऐसी क्रिया जो व्यक्ति जो है अपने स्वतः कार्य नहीं करता है, किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को संपन्न करवाता है, उसी को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है। अब राम क्या है? राम को पत्र लिखवाना था, लेकिन राम ने खुद नहीं लिखा, श्याम से लिखवा दिया अपना पत्र। तो जब राम ने अपना पत्र श्याम से लिखवा दिया तो खुद तो काम किया नहीं, यानी अपना काम दूसरे से करवा दिया, यानी अपना कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना, वही चीज़ है यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया में, कि अपना काम जो है स्वयं न करके किसी अन्य पर्सन से करवाना ही क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया कार्य कैसे करती है, ये देखिए। ये जो आप देख रहे हैं पहला, ये मूल धातु है। क्या है आपका? तो ये आपका मूल धातु है, ठीक है। जैसे लिख क्या हो गया? ये है मूल धातु, ठीक है, मूल धातु। ये क्या है? मूल धातु है। लिखना, लिख क्या है? मूल धातु हो गया, ठीक है। संस्कृत का इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिए तो लिखना हो गया। ये क्या हो गया? क्रिया हो गई, यानी ना प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाया जाता है? क्रिया। ये क्रिया हो गई, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, इसमें आना और इसमें वाना, आना और वाना लगा करके क्या बनाया जाता है? प्रेरणार्थक। अब इसमें आना है तो ये क्या है? ये प्रथम प्रेरणार्थक है। ये देखिए, लिखाना, लिखाना यानी आना प्रत्यय लगा, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। क्या है? फर्स्ट प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक है। और इसमें जिसमें वाना लगा, लिखवाना, ये क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक है, ठीक है, सेकंड, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक भी पूछता है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? जिसमें आना लगा हो और जिसमें वाना लग जाए, वो क्या होता है? आपका द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, लिख क्या है? मूल धातु है, देख क्या है? मूल धातु है। और यहाँ पे देखना क्या है? क्रिया है। देख से देखना, देख में ना प्रत्यय जोड़ करके, इसमें देख रहे हैं, ना जोड़ दें तो देखना हो जाएगा, लिख में ना जोड़ दें तो लिखना हो जाएगा। तो ये क्रिया हो गई। ना जोड़ दिए तो क्या हो गई? क्रिया, ठीक है। दिखाना, आना प्रत्यय जुड़ गया, इसमें दिख में आना प्रत्यय जुड़ गया। मूल धातु में आना अगर प्रत्यय जोड़ दिए तो दिखाना हो गया। मूल धातु में अगर वाना प्रत्यय जोड़ दिए तो दिखवाना हो गया, ठीक है। तो वाना जब जुड़ेगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक, आना जुड़ेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई? अगर अच्छी लगी हों तो ज़रूर इसको आप लोग अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कि तेरी कामयाबी पर तारीफ़, तेरी कामयाबी पर तारीफ़ और तेरी नाकामी पर ताना होगा। तेरी हार में कुछ लोग और तेरी जीत में पूरा ज़माना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।